नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम अवकलज के अनुप्रयोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पहले राज्य बोर्ड में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न लिया है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये दिए गए फलन से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। आपको इस प्रश्न में कहा गया है कि आपको यहाँ पे वो अंतराल बताने हैं जिसमें ये जो दिया गया फलन है ये वर्धमान होगा। कोई फलन वर्धमान कब होता है बताइए। आप जानते हैं कि जब किसी फलन का अवकलज 0 से ज्यादा होता है तो वो फलन वर्धमान होता है, और अगर अवकलज 0 से कम होता है तो फलन ह्रासमान होता है। ऐसा ही होता है ना। तो इसके लिए हमें वर्धमान का अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले इसके अवकलज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसका अवकलज करते हैं। आपको fx क्या दिया है? 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 14। और जब आप इसका अवकलज करेंगे तो f' का मान क्या मिलेगा? इसका अवकलन क्या होगा? 12x², इसका माइनस का 12x और इसका माइनस 72, यह आएगा इसका अवकलन। अब क्या करना है? हमें वो बिंदु निकालने हैं जिस पर f' 0 के बराबर होगा। f' बराबर 0 रखने पर आपको मिलेगा 12x² माइनस 12x माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, 12 से इसको भाग कर देते हैं जिससे कि ये जो समीकरण है ये छोटी बन जाए। तो ये आएगा x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो इस समीकरण के गुणनखंड क्या आएंगे? x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आपके पास x का मान आया 3 और माइनस 2। तो ये जो x के मान है 3, माइनस 2, इसने इस संख्या रेखा को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले भाग का अंतराल कहां से कहां तक है? ये है -∞ से -2 तक। दूसरे भाग का अंतराल है -2 से लेकर +3 तक, और तीसरे भाग का अंतराल है +3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक, अब हम x के इन दो मानों ने इस वास्तविक संख्या को 3 अंतरालों में विभाजित किया था। वो 3 अंतराल थे -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। राइट। अब हम इन तीनों अंतरालों के लिए चेक करेंगे कि फलन कैसा है। देखिए, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे? ये देखिए, यहाँ पे f' का मान क्या था? ये था, इसके गुणनखंड आए ये वाले। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का मान इस अंतराल से कोई भी रखते हैं, इस अंतराल के बीच के मान कैसे होंगे? ऋणात्मक मान होंगे जिनका मान -2 से कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ऋणात्मक मान रखते हैं, -3, -4, माइनस कुछ भी रखते हैं, तो कैसा मिलेगा हमें मान? ऋणात्मक मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम -2 से छोटा कोई भी मान रखते हैं तो ये भी ऋणात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो ऋणात्मक और ऋणात्मक मान है ये गुणा होके क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। तो धनात्मक है, इसका मतलब कैसा है फलन? वर्धमान है। जब f' का मान
धनात्मक आएगा, मतलब 0 से ज्यादा आएगा, तो फलन कैसा होगा? वर्तमान होगा। अब इसके लिए चेक करते हैं, अगर मान -2 से 3 के बीच में आते हैं, तो आप देख रहे हैं अगर हम -2 और 3 के बीच का कोई एक ऋणात्मक नंबर लेके देखते हैं और कोई एक धनात्मक लेके देखते हैं। ऋणात्मक के लिए -1 ले लें। अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें ऋणात्मक मान मिलेगा, और यहाँ पे -1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें धनात्मक मान मिलेगा। अब एक धनात्मक मान रख के देखते हैं, 2 रख के देखें। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक मिलेगा, और अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे धनात्मक मिलेगा। 0 रख के देखें, अगर यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ ऋणात्मक मिलेगा, और यहाँ 0 रखा तो यहाँ पे धनात्मक मिलेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी मान रख लीजिए, इसमें आपको इस अंतराल के बीच के हर एक मान के लिए जो ये मिलेगा, पहला मान ऋणात्मक मिलेगा और दूसरा धनात्मक। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। मतलब f' का मान इस अंतराल में आपको ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक मान का मतलब फलन कैसा होगा? भासमान होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस अंतराल की। इस अंतराल के सारे मान 3 से बड़े धनात्मक संख्या होगी, तो यहाँ पे 3 से बड़ी कोई भी धनात्मक संख्या हम रखेंगे तो हमें कैसा मान मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। और यहाँ पे भी आप कोई भी धनात्मक मान रखोगे तो 2 के साथ जुड़कर वो मान भी हमें धनात्मक मिलेगा। और प्लस इंटू प्लस क्या आएगा? एक हमें धनात्मक मान मिलेगा। तो f' का मान इस अंतराल में कैसा मिल रहा है? धनात्मक मिल रहा है। तो मतलब इस वाले अंतराल में फलन क्या है? वर्तमान है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा था कि वो अंतराल बताना है जहाँ पे फलन वर्तमान होंगे। तो वर्तमान के लिए तो अंतराल ये 2 मिल गए। और अगर इस प्रश्न में ये पूछा जाता कि बताइए कि ये फलन वर्तमान है या भासमान है, तो आप क्या उत्तर देते? बताइए। आप बोलते दिया गया फलन f(x) ना तो वर्तमान है और ना ही भासमान है ना अजीब बात? क्या ये बात आपको कुछ नई लग रही है? नहीं लग रही होगी, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी फलन वर्तमान और भासमान दोनों हुआ तो वो ना तो वर्तमान होगा और ना ही भासमान होगा। यहाँ पे एक अंतराल में वर्तमान है, दूसरे अंतराल में भासमान है और फिर वर्तमान है। तो इस प्रकार के फलन को आप वर्तमान नहीं कह सकते, भासमान नहीं कह सकते। तो ये वाला फलन ना तो वर्तमान होगा और ना ही भासमान होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक ही क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे अंतराल पूछा था तो आप सिर्फ ये 2 अंतराल भी दे सकते थे अगर वहां पे, और अगर यहाँ पे पूछा होता कि ये फलन कैसा है तो आप यहाँ पे अपना उत्तर देते। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है ना। यहाँ पे भी एक फलन दिया है और आपको वो अंतराल बताना है जिसमें ये फलन भासमान है। पहले वाले प्रश्न में वर्तमान बोल दिया था, यहाँ पे भासमान बोला है, तो काम तो दोनों में एक ही करना पड़ेगा। बताइए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? वहां पे हमने क्या किया था? इस फलन f का अवकलन किया था ना, तो यहाँ पे भी बताइए इसका अवकलन क्या आएगा? ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, राइट। अब क्या करना है? f' को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको 0 के बराबर रखने पर आपको मिला 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। और यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमें समीकरण मिलेगी x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड हमारे पास आएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x का क्या क्या मान मिलेगा? -2 और +3। तो x के ये 2 मान इस वास्तविक रेखा को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में। यहाँ हम कहते हैं -2 और यहाँ हम लिखेंगे 3। तो कौन कौन से अंतराल मिलेंगे हमें? ये अंतराल होगा -∞ से -2, ये अंतराल होगा -2 से 3 और ये अंतराल होगा 3 से ∞। तो अब हमें क्या करना है? इन तीनों अंतरालों में हमें ये चेक करना है कि फलन वर्तमान है या भासमान। तो पहले हम इस अंतराल के लिए देखेंगे। ये बताइए यहाँ पे हम इसके बीच का कोई भी संख्या रखें तो हमें मान धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा?
-2 और -∞ के बीच का कोई भी मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ पे ऋणात्मक मान मिलेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक मान को गुणा करेंगे तो हमें कैसा मान मिलेगा, धनात्मक। और जब f' का मान धनात्मक होगा तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। तो इस वाले अंतराल में तो ये फलन कैसा हो गया, वर्धमान हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले अंतराल की। इस अंतराल के बीच की कोई भी संख्या हम यहाँ पे रखेंगे, मान के चलिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो पहला वाला गुणनखंड हमें यहाँ पे ऋणात्मक मान देगा और दूसरा गुणनखंड हमें यहाँ पे धनात्मक मान देगा। और जब आप एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या की गुणा करेंगे तो आपको एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि इस वाले अंतराल में फलन कैसा होगा, पासमान होगा। अब बात करते हैं इस अंतराल की, जिसमें सारी संख्याएं 3 से बड़ी धनात्मक संख्याएं होंगी। तो 3 से बड़ी धनात्मक संख्या के लिए ये क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और ये क्या आएगा, ये भी धनात्मक आएगा। और दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक धनात्मक संख्या मिलेगी। मतलब इस वाले अंतराल में फलन कैसा है, वर्धमान है। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वाला फलन कैसा होगा, पासमान होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वो अंतराल है -2 से 3 का। इस अंतराल में दिया गया फलन f(x) कैसा है, पासमान है। ठीक है। और अगर वर्तमान पूछा होता तो आप ये वाले अंतराल बता देते। अगर फलन की प्रकृति पूछी होती तो आप क्या कहते, ये फलन वर्तमान है या पासमान है, बताइए। आपके दिमाग में बिल्कुल सही चल रहा है, ये फलन ना तो वर्तमान है और ना ही पासमान। इससे पहले प्रश्न में हमने यही चर्चा करी थी कि कोई फलन वर्तमान और पासमान कब होगा, जब सारे ही अंतरालों में या तो वर्तमान होगा या फिर सारे ही अंतरालों में पासमान होगा। अगर कहीं पे वर्तमान और कहीं पे पासमान है तो हम उसको ना तो वर्तमान डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही पासमान। तो इस वजह से ये फलन ना तो वर्तमान है और ना ही पासमान, राइट। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा आ भी सकता है और नहीं भी। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यही है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त संपूर्ण पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, महत्तम आयतन मतलब यहाँ पे आपको इसी शब्द में पता चल जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। महत्तम आयतन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आयतन की बात की गई है। मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है, समझ गए ना। कुछ शब्द ऐसे दे दिए जाते हैं ना क्वेश्चन में, जिनको देख के आपको पहचानना है कि प्रश्न कैसा है। ये 2 लाइन आपको एग्जाम में लिखी मिल जाएगी। अगर आप इस महत्तम आयतन शब्द को नहीं पहचान पाए तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें करना क्या है। महत्तम आयतन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम की, ज्यादा से ज्यादा आयतन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा का, महत्तम और निम्निष्ठ और उच्चिष्ट का ये प्रश्न है। ठीक है। महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, यह आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पहले एक आकृति लेनी होगी, किसकी, बेलन की। तो हमने एक बेलन इस प्रकार से लिया है जिसकी ऊंचाई h है और जिसका व्यास 2r है। व्यास 2r मतलब त्रिज्या r है। आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि h बराबर 2r है, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। देखते हैं अभी आगे कि कैसे होगा ये सिद्ध। लेकिन फिलहाल किन किन चीजों की बात की गई है उनको एक बार और देखते हैं। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की गई है, महत्तम आयतन की बात की गई है और बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास, इन 4 चीजों की बात की गई है। तो हमने मान लिया कि इसकी जो ऊंचाई है वो h है, व्यास 2r है। आप जानते हैं किसी बेलन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू r प्लस h, ये होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है और उसको किससे दिखाते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल को a से निरूपित किया जाता है और आयतन को v से निरूपित किया जाता है।
और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो यहाँ पे महत्तम आयतन की बात की गई है, इसका मतलब आयतन में बदलाव होगा। आयतन कैसा चाहिए हमें? ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो आयतन का हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, लेकिन अब बात ये आती है कि किसके सापेक्ष हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, है ना। तो करना क्या है, आपको एच और आर में संबंध चाहिए ना। तो पहले तो यहाँ पे एच और आर में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो अवकलन होगा या तो आर के ही सापेक्ष होगा और या फिर एच के सापेक्ष होगा। आपकी मर्जी, आप किसी को भी हटाइए। तो यहाँ पे मैं एच को हटाऊंगी, तो यहाँ से एच का मान इधर रखेंगे। तो ये बताइए, क्षेत्रफल के सूत्र से एच का मान क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये होगा 2 पाई आर एच। तो एच का मान आएगा a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, यही आएगा। अब h का ये मान हम यहाँ पे आयतन के सूत्र में रखेंगे, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, h की जगह पर रखेंगे a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे कैंसिल कौन होगा? पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा। तो आपके पास v का मान क्या आया है यहाँ पे? ये आएगा 1/2 ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, राइट। अब हम यहाँ पे इस आयतन का, इस v का अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, क्योंकि ये r का फलन बना है ना। और इसमें a क्या है? एक नियतांक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि किसी भी बेलन का जो क्षेत्रफल होगा वो कांस्टेंट होगा ना, एक टाइम पे वो बदलेगा तो नहीं। वो किस पर निर्भर होगा? वो r पर निर्भर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम r के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो dv बाय dr क्या आ जाएगा? 1/2 r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा a माइनस, और r क्यूब हो जाएगा 3r स्क्वायर। 3r स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो 6 पाई r स्क्वायर, यही आएगा। अभी तो dv बाय dr का मान मिला है हमें। अब यहाँ पे दो काम बाकी है। एक तो ये हमें ये जांच करनी है कि ये जो आयतन है ये महत्तम है या नहीं है, और दूसरा यहाँ पे हमें जानना है कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो ऐसा करते हैं, इस फलन का एक बार और अवकलन करके रखते हैं। इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा d2v बाय dr स्क्वायर बराबर, इसका दोबारा अवकलन करने पर क्या होगा? 1/2, a का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और r स्क्वायर का अवकलन होगा 2r। तो इससे आपको d2v बाय dr स्क्वायर का मान क्या मिला? ये हो जाएगा -6 पाई r। ये d2v बाय dr स्क्वायर का मान है और ये dv बाय dr का मान है। अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे? dv बाय dr को 0 के बराबर रखेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए dv बाय dr बराबर 0 रखने पर dv बाय dr का मान क्या था? 1/2 a माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। और इसको आप और हल करेंगे तो यहाँ से आपको r का मान क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा। a बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करके r का मान आपके पास आएगा, इस 6 पाई से a को डिवाइड कर देंगे तो आप इसे कहेंगे a/6 पाई का अंडर रूट। ये आया r का मान, ठीक है। अब r का ये मान d2v बाय dr स्क्वायर में रखेंगे। इसको यहाँ पे रखने पर हमें क्या मिलेगा? d2v बाय dr स्क्वायर बराबर होगा, देखिए -6 पाई r की जगह हम रख रहे हैं रूट a/6 पाई। इसको थोड़ा और हल करके आप इसमें √6 पाई से √6 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो -√6 पाई a। तो ये कैसा मान है? ये एक ऋणात्मक मान है ना, माइनस आ रहा है यहाँ पे। और जब d2v बाय dr स्क्वायर या फिर जो भी यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव होता है वो ऋणात्मक आता है, तो वो क्या होता है? महत्तम होता है। तो यहाँ पे d2v बाय dr स्क्वायर का मान कैसा आया? ऋणात्मक आया। तो ऋणात्मक होने की वजह से आप क्या कहेंगे? अतः जो आयतन है कैसा है? महत्तम है, निम्नतम है? महत्तम है।
जब ये ऋणात्मक आया तो इसका मतलब ये महत्तम है, अगर ये धनात्मक आता तो निम्नतम होता। अब यहां से आप a का मान निकाल सकते हैं, वो दोनों ओर आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जो a का मान आएगा वो क्या आएगा 6 पाई आर स्क्वायर, और हमने a का मान कहा था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना। a का ये मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसको हल करके आर और एच में हमें संबंध मिलेगा और वो संबंध ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 2 पाई से जब आप 6 पाई को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 3, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3r बराबर आर प्लस एच, और इसको थोड़ा और हल करने पर आपको मिल रहा है 2r बराबर एच। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं महत्तम आयतन के लिए बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपने पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिया, उसका आयतन लिया, आयतन का यहाँ पे आपने अवकलन किया, एक बार किया फिर 2 बार किया। 2 बार क्यों किया? यहाँ पे आपको ये चेक करना था कि जो ये आयतन है ये उच्चतम है या निम्नतम है। तो इस प्रकार से आपने देखा d2v बाय dr स्क्वायर का जो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, तो आयतन कैसा हो गया? उच्चतम आया। उच्चतम या महत्तम कुछ भी बोल सकते हैं। तो महत्तम आयतन के लिए तो हमें यहाँ पे काम करना था, तो यहाँ तक का तो हमारा कंफर्म हो गया, है ना। अब महत्तम आयतन के लिए आपको यहाँ पे ये वाला संबंध सिद्ध करना था। तो ये वाला संबंध आपने जब ये डिक्लेयर हो गया कि आयतन महत्तम है जिसकी त्रिज्या हमने इस प्रकार से दिखाई है, तो ये वाला मान क्षेत्रफल के फॉर्मूला में रखकर आपको ये संबंध मिल गया। ठीक है, तो दोबारा से आ गया फिर इसी प्रकार का प्रश्न जिसमें आपको अंतराल बताना है, और इस बार जो फलन है वो एक त्रिकोणमितीय फलन है। क्या दिया है फलन? f(x) बराबर sin 3x। इस वाले फलन के लिए बताना है आपको वो अंतराल जहां पे ये फलन वर्धमान होगा और ह्रासमान होगा। तो बताइए फलन क्या दिया है आपको? फलन दिया है f(x) बराबर sin 3x। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? मुझे लगता है सब लोग साथ साथ कर रहे होंगे, सबको ये आ चुका है कि पहला स्टेप तो हमारा ये रहेगा कि हमें इसका अवकलन करना है। sin 3x का अवकलन क्या होगा? 3 cos 3x, यही होगा। और इसी के साथ हम इस अंतराल को इग्नोर नहीं कर सकते। इस फलन के लिए जो हमें अंतराल दिया है x, वो किसके बीच में है? वो 0 से π/2 के बीच में है, राइट। अब ये बताइए अगर हमें x का अंतराल ये दे रखा है 0 से π/2, तो हमारे पास जो एंगल है वो तो 3x है ना। तो क्या हम यहाँ से 3x का अंतराल निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। 3 से गुणा कर देते हैं पूरे को। तो 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3π/2। मतलब ये जो हमारे पास फलन है इसके लिए हमारे पास कोण का अंतराल 0 से 3π/2 तक है, राइट। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। आपको यहाँ पे अंतराल बताना है जहां पे दिए गए फलन वर्धमान और ह्रासमान है। तो उसके लिए क्या करना होगा? वर्तमान के लिए आप जानते हैं कि f' का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और ह्रासमान के लिए जो f' आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए। तो f' है क्या? f' is 3 cos 3x। तो आप कह रहे हैं कि 3 cos 3x का मान 0 से ज्यादा आना चाहिए, और यहाँ पे 3 cos 3x का मान 0 से कम आना चाहिए। यहाँ पे हम कर रहे हैं वर्धमान के लिए पहला भाग, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ह्रासमान के लिए दूसरा भाग। दोनों साथ साथ करेंगे, देखिए मजा आएगा इसमें। इसको हम ये लिख सकते हैं cos 3x ग्रेटर देन 0, और इसको हम लिख सकते हैं cos 3x लेस देन 0, राइट। अब ये देखिए cos का ग्राफ कैसा होता है बताइए। cos का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है जहां पे ये बिंदु होता है 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 3x की बात की गई थी ना, वो अंतराल यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, 3π/2 तक का है, 0 से 3π/2 तक। इस अंतराल की हमें यहाँ बात करनी है। देखिए यहाँ पे ये जो मान है इसकी रेंज कहाँ तक होती है?
ये -1 से लेकर +1 तक की इसकी रेंज होती है। तो जब cos 3x का मान 0 से ज्यादा है, मतलब हम यहाँ ऊपर वाला देख रहे हैं, तो कहां तक का अंतराल आएगा? आप देख रहे हैं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद तो ये कम हो रहा है ना, तो 0 से लेकर π/2 तक का अंतराल आ रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मान कैसे है? ऋणात्मक है। और इसके बाद तो आगे बढ़ेगा ही नहीं फलन, क्योंकि हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कहां तक की दे रखी है? 3π/2 तक की दे रखी है। तो यहां तक ही जाना है हमें, इससे आगे जाना नहीं है। तो cos 3x का जो अंतराल रहेगा >0 के लिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि जो ये 3x का अंतराल है वो 0 से π/2 तक है। यहाँ 3x ही तो लेंगे, क्योंकि ये cos x का ग्राफ है ना, और हम cos x को क्या कंसीडर कर रहे हैं? cos 3x। तो ये जो हमें अंतराल मिला है 0 से लेकर π/2 तक का, ये 3x के लिए मिला है, x के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो ये 3x के लिए मिला है। अब हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे x का अंतराल क्या बनेगा। यहाँ पे हमें cos 3x का मान 0 से कम चाहिए, तो 0 से कम कहाँ आ रहा है? आप देख रहे हैं ये π/2 से 3π/2 तक का आ रहा है, ये वाला अंतराल आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस 3x का अंतराल क्या बताएंगे? π/2 से लेकर 3π/2 तक का, राइट। और ये सारा >= में जाएगा और <= में जाएगा, क्योंकि ये वाले बिंदु भी तो यहाँ पे इंक्लूड होंगे। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया था, इधर भी तो क्लोज ब्रैकेट दिया था ना, तो यहाँ पे भी आप ये सारे असमीकाओं में = का साइन लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए अंतराल हमें मिल गया एक तरीके से, लेकिन ये 3x में मिला है। जैसे हमने x को 3 से गुणा करके 3x बनाया था, ऐसे ही 3x को 3 से भाग करके x नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है ना? तो चलिए बना दीजिए। फिर यहाँ पे आप कहेंगे फलन के वर्धमान होने के लिए अंतराल कौन सा होना चाहिए? इसको जब आप 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा π/6, और इसको जब आप 3 से भाग करेंगे तो ये होगा π/6 और ये होगा π/2। तो यहाँ पे फलन के वर्धमान होने के लिए आपको अंतराल क्या मिला? 0 से π/6 का, और ह्रासमान के लिए अंतराल क्या मिला? π/6 से π/2 का, राइट।